जय रघुनाथ जी की। मैं कुंवर राजेंद्र सिंह नरूका, बसेठ, अलवर, राजस्थान। तो आज एक लंबे अंतराल के बाद हम कुछ चर्चा करेंगे और चर्चा ये है कि अभी जो वर्तमान स्थिति बनी है इसमें आखिर चाबी किसके हाथ में है। सबको लग रहा है, जैसा कि नतीजा आप सबको पता है, कि 289 यानी 289 पर जो दिख रहा है वो एनडीए, जिसके अंदर 239-240 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। दूसरी तरफ 234-235 कोई इनका कांग्रेस लेड गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, उसके पास हैं। और इसके अलावा कुछ सीटें 17-19 सीटें जो कि निर्दलीय हैं या कोई अन्य पार्टी हैं जो इन दोनों घटकों से जुड़े हुए नहीं हैं। यहाँ हमें एक बात विचार करनी चाहिए। दिखने में तो ये दिख रहा है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के पास में सत्ता की चाबी है, लेकिन ये चाबी उछलती उछलती कहीं न कहीं किसी तरीके से हम क्षत्रियों के पास आ गई है। और थोड़ी देर आप चर्चा में जारी रखिए, मैं इस बारे में आपको बात करूंगा कि वो चाबी उछलती उछलती कैसे हमारे पास में आई। अभी हम पहले 3 मुद्दों पर बात कर लेते हैं कि ये वर्तमान स्थिति इनकी क्यों आई। वर्तमान स्थिति आने के पीछे तात्कालिक कारण पर यदि हम बात करें तो रूपाला के मुंह से निकला हुआ गंध, और उस गंध के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उसके साथ खड़ा हो जाना, ये सारे क्षत्रियों को एक बहुत बड़ी चुनौती देके गया। हालांकि इतिहास विकृतीकरण में सरकार का जिस तरीके से रोल रहा है, वर्तमान भारतीय जनता पार्टी जो अब तक थी, उसका इतना बड़ा रोल रहा कि वो उनको आगे करती रही और हमारे जो क्षत्रियों की सबसे निकटतम जातियां थी उनको हमारे विरुद्ध भड़काकर हमारे सामने खड़ा करके हमारे युवाओं को उसमें उलझाए रखा। ये दर्द पूरी तरह से युवाओं के अंदर था और इस दर्द से सारे युवा पीड़ित थे। और उस पर जब लोगों को समझाया जाता था कि वर्तमान जो ये सरकार है जो हिंदुत्व की चाशनी आपको चटा रही है, इस चाशनी में एक जहर मिला हुआ है, और जहर ये है कि इसके अंदर क्षत्रित्व को समाप्त करके, क्षत्रित्व को खाकर ये इनका हिंदुत्व पैदा होता है। और उस हिंदुत्व में आपके इतिहास को विकृतीकरण करना, आपके महापुरुषों के चरित्र का विकृतीकरण करना, आपको जितना आपके विरुद्ध षड्यंत्र कर सकते हैं वो करेंगे। साथ ही साथ आपके बढ़ते हुए राजनेताओं का कद भी ये लगातार छोटा करेंगे। लेकिन लोगों को ये बात समझ नहीं बैठ रही थी। हालांकि ये लावा बहुत तेज़ी से उबल रहा था और ख़ास तौर से इसकी जो जन्मस्थली है वो सहारनपुर से लेकर के ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश से और कैथल होता हुआ भिवानी वाला क्षेत्र, और यहाँ से होता होता ये अजमेर, बांदीकुई तक का इस पूरे क्षेत्र के अंदर और ग्वालियर के इस क्षेत्र के अंदर उबल रहा था। लेकिन इस लावे को वास्तविक प्रमाण दिया जब रूपाला ने गंद बकी। आप 23 मार्च तक की कल्पना कीजिए, 23 मार्च को रूपाला के मुंह से वो गंध निकाली गई, और उससे पहले 22 जनवरी को राम मंदिर के निर्माण के समय पूरा देश भाजपा में बना हुआ था। लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यताएं ज्वाइन कर रहे थे और कांग्रेस जैसी पार्टियों को लगातार छोड़ रहे थे। अब जब 22 जनवरी से 23 मार्च, इसके बीच में केवल मात्र अंतर जो है 2 माह का अंतर है। इस 2 माह के अंदर ऐसा क्या हो गया, इस 2 माह के बाद 23 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक, क्योंकि 23 मार्च को जब उन्होंने बकवास की उसका तो हमारे लोगों को पता ही नहीं चल पाया था, लेकिन जब 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल को ये लाइव वगैरह ज़्यादा इनके वायरल हुए और ये नेशनल हो गया मुद्दा, हमारी छत्राणियों ने जब वहाँ पर जौहर जैसी धमकियाँ दी और लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, तब ये मुद्दा राष्ट्रीय बना। और जो हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के और हरियाणा के जो बॉर्डर्स के एरिया के अंदर जो लावा उबल रहा था, उस लावा को एक दिशा मिल गई, और दिशा ये थी कि प्रमाण मिल गया इस बात का कि ये वाकई हमारे इतिहास के साथ, हमारी संस्कृति के साथ और हमारी चरित्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारी छत्राणियों को जब वहाँ खींचा गया, घसीटा गया, वो पूरे देश के क्षत्रियों ने देखा। इनके अंदर एक भावना आ गई थी कि गुजरात में क्षत्रिय हैं ही कितने से, ये क्या बिगाड़ लेंगे। लेकिन ये भूल गए कि खाड़ी से लेकर पहाड़ी तक और कच्छ से लेकर कामाख्या तक का क्षत्रिय का डीएनए एक है। जब उन माताओं और बहनों को वहाँ खींचा गया था तो राजस्थान में बैठा हुआ, उत्तर प्रदेश में बैठा हुआ, बंगाल में बैठा हुआ, हरियाणा में बैठा हुआ क्षत्रिय का खून उबाल मार रहा था, और वो तय कर चुका था कि इसका बदला यदि गुजरात के हमारे साधारण जो क्षत्रिय नहीं, गुजरात के क्षत्रियों का एक स्वभाव है, उनकी स्वभाव में बिजनेस घुस गया है, थोड़ा सा बढ़ियापन है, इसलिए वो बहुत सोच समझकर निर्णय लेते रहे। इसीलिए 10 साल तक ये उनको खूब लूटते रहे। उनके वोटों के आधार पर उनकी सारी
उनके दिमाग में बैठा दिया है कि उनकी संख्या अल्प है। मुझे नहीं पता अल्प है, हो सकता है अल्प हो, क्योंकि परिणाम यही शो करते हैं कि उनके तमाम प्रयास के बावजूद भी रूपाला के यहाँ वो ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाए और दूसरी जगह भी नहीं कर पाए। साबरकांठा में ज़रूर एक अच्छा रिजल्ट और खुशखबरी लोगों ने दी है, उससे काफ़ी हद तक हमारे लोग सहमत भी हैं। लेकिन जीरो तो इनका तोड़ा ने, जो विपक्ष को 0-0 जाता था, ये 26 से आते। अब मुख्य बात यह है कि रूपाला के इस प्रकरण को ठाकुर पूरण सिंह जी जैसा एक सशक्त और विश्वसनीय नेतृत्व पश्चिमी उत्तर प्रदेश के युवाओं के पास मिल गया। हालांकि ये आंदोलन युवाओं का है, दिशा नहीं मिल रही थी आंदोलन को, लेकिन उस आंदोलन में ठाकुर पूरण सिंह जैसा सशक्त और विश्वसनीय नेतृत्व और धाकड़ आवाज़ जब सामने आई तो युवा चल निकले। अब उनके साथ के लिए तैयार हो गए, कहीं डॉक्टर अजय सोम तैयार हो गए, प्रताप चौहान तैयार हो गए, अनिवेश पुंडीर, राजपूत उत्थान सभा की पूरी टीम तैयार हो गई। उनके साथ भाई ललित जी राणा ने पूरा साथ दिया और फिर विनोद थंबड़ जैसा कर्मशील व्यक्ति, कर्नल देवेंद्र सिंह जैसे संरक्षत्व गार्जियनशिप मिल गई जिनको वीर चक्र प्राप्त भी हैं, और ये फिर वहाँ से पूरा चला। और नानौता की जब सभा हुई और उस सभा के बाद जब 14 अप्रैल को गुजरात में क्षत्रियों का दर्द पूरे देश ने देखा, तब ये तय कर लिया था कि अब शत्रु को ये नहीं देखना कि शत्रु को हराने वाला कौन है। क्योंकि मैं एक बात क्लियर कर दूं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दुनिया को अलग अलग पार्टी होंगी, हमारे लिए दोनों एक ही पार्टी हैं। क्योंकि हमने देखा ज्योतिरादित्य सिंधिया इधर से कबड्डी खेल के उधर आ गया, प्रहलाद गुंजल इधर से कबड्डी खेलकर उधर चला गया। मतलब ये दोनों पार्टी वास्तव में एक ही पार्टी हैं और एक पार्टी होने के नाते कोई भेद नहीं है। लेकिन हमारे लोगों में ये भेद था कि कांग्रेस ने हमारा बहुत चरित्र हनन किया है, कांग्रेस हमारे खिलाफ बहुत काम करती रही है और आज भी करेगी। लेकिन हमारे सामने एक नई परिस्थिति ये पैदा हो गई थी कि एक तो सड़क पर खड़ा हुआ गुंडा आपकी बहन बेटी को छेड़ता है और हम उसके इलाज के लिए अपने घर में बच्चे को जिसको पैदा करते हैं, वो बच्चा भी अपनी बहन के आंचल पर हाथ डाल रहा है। और आप बताइए कि उस बच्चे को पहले मारोगे या सड़क के गुंडे को? क्योंकि बच्चा आप बड़ा होकर जवान होकर अपनी बहन के आंचल पर हाथ मार रहा है, ये घर में रहता है, ये तो कभी भी उसके साथ ये अनहोनी कर सकता है। तो उन तमाम सड़क के गुंडों को छोड़कर एक अच्छे मुखिया की तरह क्षत्रिय समाज के पास में ये विकल्प आ गया कि पहले ये जो घर के अंदर अपनी माता और बहनों की इज्जत लूट रहा है, इसका टेंटुआ दबाओ, नहीं तो ये अपनी बहन की इज्जत के साथ भी खेलेगा, अपनी मां की इज्जत के साथ भी खेलेगा। और वही काम राजनीतिक रूप से टेंटुआ दबाने के लिए बीजेपी के लिए क्षत्रियों का एक वर्ग तैयार हो गया। और क्षत्रियों के उस वर्ग में जो पहले से ऑलरेडी इन्हीं की आईटी टीम थी, हमारे जो क्षत्रिय युवा हैं वो इन्हीं की आईटी टीम में काम करते थे, उन्हीं लोगों ने सोशल मीडिया पर वो माहौल बना दिया कि जो इनका हिंदुत्व है वो सनातन संस्कृति से मैच नहीं करता, छात्र धर्म से मैच नहीं करता। इनका हिंदुत्व के अंदर लिव इन रिलेशन है, समलैंगिक विवाह है, अंतरजातीय विवाह है, अंतरपांथिक विवाह है, इनके अंदर सारे कुकर्म हैं और ऐसा हिंदुत्व क्षत्रियों को नहीं पच सकता। जैसे अब इनके आदर्श देखिए, कोई पत्नी छोड़ है, कोई पति छोड़ है, कोई अपनी सहेली के पति को जबरदस्ती छीन लेने वाली है। तो इनके इस प्रकरण से क्षत्रिय के युवा और बुजुर्ग दोनों समझ गए। अब एक नया प्रकरण सामने आया कि रविंद्र भाटी के साथ में इन्होंने जो किया, पहले विधानसभा चुनाव पे और फिर बाद में लोकसभा चुनाव पे, उसका सबको पता था कि रविंद्र भाटी एमएलए बनकर बहुत अच्छी तरह राजस्थान में काम कर सकते हैं। लेकिन इनकी नाक तोड़ने के लिए जरूरी था कि रविंद्र भाटी ताल ठोकें, और रविंद्र भाटी ने ताल ठोकी। और उस ताल से एक बात साबित हो गई कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक हैं, क्योंकि कई जगह ये मिलकर एक साथ इन्होंने खूब बूथ कैप्चरिंग कराई, सारी ईवीएम के हैक करा दिए, एक ही जगह फर्जीवाड़ा खूब जमकर किया, क्योंकि पुलिस प्रशासन बीजेपी का था और काम करने वाले कांग्रेस के थे, और दोनों मिल गए कि हो ना हो रविंद्र भाटी को रोका जाए। इसमें एक तिलिस्म बह गया कि भीड़ मोदी इकट्ठी करते हैं, भीड़ रविंद्र ने अच्छी इकट्ठी की, उसके बराबर कोई भीड़ इकट्ठी नहीं कर पाया। यहाँ तक कि आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री भी वहाँ गए, लेकिन उनके पास भी 5,000 बड़ी मुश्किल से आदमी इकट्ठे हुए। मोदी को तो 20-22 हज़ार आदमी बिल्कुल खरीदू के लाके लाने पड़े। कुल मिला के ये तिलिस्म भी रहा। अब वहाँ एक बात सामने आ गई कि रूपाला के इस प्रकरण को लेकर हमारे क्षत्रिय लोगों ने पूरे देश के अंदर क्रांति मचा दी, और सबसे अच्छा जो यदि किसी ने रिजल्ट दिया तो वो रिजल्ट दिया राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और बंगाल में। बंगाल को हम लोग इग्नोर कर रहे हैं कि यहाँ ये समझ नहीं रहे हैं कि बंगाल में हमारा कुछ है। महाराजा अनंत राय जो कूच बिहार के ग्रेटर कूच बिहार पीपल्स एसोसिएशन बनाकर काम कर रहे हैं, जो इनके राज्यसभा सांसद हैं,
बीजेपी के ही, उनके साथ जो उनकी ग्रेटर कूच बिहार पीपल्स एसोसिएशन है वो लगातार हमारे संपर्क में रही, और वहां पर जहां पहले ये लीड ले गए थे, साथ के साथ जीत गए थे, वहां केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक खुद 40,000 वोट से कूच बिहार सीट हार गए। बताइए, इनका तिलिस्म ढह गया। मोदी जी भी गए, अमित शाह जी भी गए, ये बंगाल चिल्ला रहे थे, 11 सीट ले देकर इनको बंगाल में बड़ी मुश्किल से मिली हैं। वो भी वो मिली हैं जहां पहले नहीं थी इनके पास सीट, बाद में जिनको पता नहीं चल पाया कैसे वो सीट मिल गई। मेरा कहने का मतलब ये है, बंगाल, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा, इसी में क्यों रिजल्ट आया? इसी में इसलिए रिजल्ट आया कि यहाँ की जो टीम थी युवाओं की और यहाँ के लोग थे। अब सोशल मीडिया पर हमारे लोग हैं, राणा ब्रजेश प्रताप सिंह जो सोशल मीडिया पर भी हैं और बुलंदशहर के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी पूरी टीम लग गई। इसके साथ ही यूएस राणा जी जैसा संजीदा व्यक्ति जो बहुत दिनों से इस बात पर लग रहा था कि हिंदुत्व की जीवन जो है वो क्षत्रित्व को समाप्त करके है, ऐसे बुद्धिजीवी भी साथ लगे। सचिन गौड़ भी वापस लौटे, और जो पहले बहुत भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने वाले लोग हैं 5-7 साल पहले, उन सब लोगों ने इस बात को महसूस किया, और आईटी सेल तो पूरा की पूरा क्षत्रियों के साथ आ गया। इस पूरे उसके अंदर भाई महिपाल मकराना पूरा निकल पड़े, घर बार छोड़ के। पूरा पहले उन्होंने गुजरात संभाला, गुजरात के बाद वो राजस्थान से शपथ ग्रहण कराते कराते उत्तर प्रदेश, हरियाणा और वो रायबरेली तक गए। हमको बिल्कुल इसका यदि क्रेडिट किसी को दिया जाता है तो सबसे ज़्यादा रायबरेली के क्रेडिट में तो मैं महिपाल जी मकराना को दूंगा, क्योंकि वहाँ मैं भी नहीं पहुँचा और ठाकुर पूरन सिंह जी भी नहीं पहुँचे, लेकिन वो लगातार जारी रहे। और अब हमको एक बात समझनी चाहिए, 2 युवा हमारे पास इतने अच्छे हैं, रविंदर सिंह भाटी और पवन सिंह जो सिंगर हैं, इन दोनों युवाओं ने इनको पानी पिला दिया, इनके ताल ठोक कर ऐसी स्थिति खराब कर दी इनकी। अब लोग कहते हैं कई और सीटों पर नुकसान हो गया इनके खड़े। अरे भाई देखो, जब शत्रु की नाक तोड़नी होती है ना तो खुद की टांग टूटती है। महाभारत का युद्ध जीतने के लिए घर का बेटा अभिमन्यु खोना पड़ता है। हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय ये नहीं देखता कि हमको कितना नुकसान हुआ, वो ये देखता है कि शत्रु को उसका दंड मिला या नहीं मिला, और उस दंड देने के लिए हमने यदि कुछ सीट खो भी दी, यदि कहीं चली भी गई, वैसे कहाँ चली गई, उत्तर प्रदेश में गई हैं, एक आध सीट मान सकते हैं हम। राजस्थान में इन्होंने 3 टिकट पहले दिए थे, 3 का पिछली 3 बार से यही काम चल रहा है। रविंद्र भाटी जीत सकते थे, लेकिन रविंद्र भाटी को न जीतने देने के लिए पूरी बीजेपी और पूरी कांग्रेस लग गई। अब एक चीज इसके अंदर बिल्कुल साबित हो गई है कि इस पूरे चुनाव में कांग्रेस लीड गठबंधन कहीं भी नहीं था, उसको केवल बेनिफिट ऑफ डाउट्स मिला है कि क्षत्रिय के नाराज होने से क्षत्रिय का वोट बीजेपी से हट गया, और बीजेपी से हट जाने के कारण बीजेपी औंधे मुंह गिरी है। माने या ना माने 68 सीट इसकी बीजेपी की पर्सनली कम हुई हैं। और रही बात गठबंधन की, गठबंधन में तो देखो, मैं अभी बताऊंगा आपको सत्ता की चाबी के बारे में, चलो बता ही देता हूं। सत्ता की चाबी लिकड़ती पिकड़ती उठती हमारे पास आ गई है। आप भूल रहे हैं, आनंद मोहन सिंह जी की धर्मपत्नी लवली आनंद सांसद हैं जेडीयू से, और आनंद मोहन जी और नीतीश कुमार जी में आज कोई दूरी नहीं है, क्योंकि सत्ता बचाने के लिए हमारे भाई चेतन आनंद ने बीच उसके अंदर पाला पलटा है, और पाला पलटने के बाद इस नीतीश कुमार जी को बचाए रखा है। अब कोई ये ना समझ ले कि नीतीश कुमार जी अकेले डिसीजन ले लेंगे। नीतीश कुमार जी और आनंद मोहन जी दोनों मित्र भी हैं, और दोनों अच्छी तरह से अनुभव के उस जगह पर आज खड़े हुए हैं जहां पर कि बहुत अच्छा अनुभव उन्होंने ले लिया। ऐसी स्थिति में कोई सवाल ही नहीं उठता कि सत्ता की चाबी हमारे हाथ में नहीं है। किसी की भी सरकार बने, कोई भी शपथ ग्रहण कर ले, लेकिन सत्ता की चाबी भाई आनंद मोहन जी के हाथ में रहेगी, और भाई आनंद मोहन जी के यदि हाथ में है तो हमारे हाथ में है, हमारे भाई के हाथ में है, हमारे स्वाभिमान के हाथ में। इसकी हमें खुशी मनानी चाहिए। बे मीडिया, प्रचार प्रसार के साधन, ये कभी भी आपको आपके काम का श्रेय नहीं देंगे। ये अब नई चीज ढूंढेंगे, क्या महिलाओं का अपमान, किसानों की नाराजगी, महंगाई दर, अहंकार। अरे भाई क्या बात कर रहे हो, ये सब कुछ तो थी ना, राजस्थान के चुनाव में भी थी, छत्तीसगढ़ के चुनाव में भी थी, मध्य प्रदेश के चुनाव में भी थी। फिर क्यों नहीं है आपका ये 6 महीने में क्यों नहीं है? 2 महीने में क्या परिवर्तन हो गया? 2 महीने में सिर्फ एक परिवर्तन हुआ, और वो परिवर्तन था रूपाला की गंध के द्वारा, रूपाला के मुंह के द्वारा निकली हुई गंध, और उसका अमित शाह और मोदी जी द्वारा समर्थन। एक तात्कालिक कारण और बना, और तात्कालिक कारण यह था कि यह बात तय हो चुकी थी कि जैसे वसुंधरा को ठिकाने लगाया, जैसे डॉक्टर रमन सिंह को लगाया, जैसे शिवराज को लगाया, मैं इसी तरीके से ठिकाने लगाने के लिए योगी आदित्यनाथ की तैयारी चल रही थी। क्योंकि यदि अमित शाह जी के बीच में कोई रोड़ा था तो वो योगी आदित्यनाथ जी थे। ये भय क्षत्रियों ने समझ लिया कि योगी आदित्यनाथ को ये निश्चित रूप से चोट पहुंचाएंगे,
यदि इनको पूरा बहुमत मिल गया और आंख नीच कर अहंकारी सरकार आ गई तो। अब इस चक्कर में वहां का क्षत्रिय बिल्कुल इस तरीके से गोलबंद हो गया कि कुछ भी हो जाए, इनको इतनी ताकत देनी नहीं कि ये यूपी को और योगी को इग्नोर करें। और मैं आपको बता रहा हूं, जब योगी जी के बारी आएगी यही यूपी 75 लोकसभा सीट देगा योगी जी को, और विधानसभा का चुनाव आज करा लो योगी जी के नाम पर उसी तरीके से, क्योंकि योगी वो व्यक्ति है जो छाती ठोक कर कहता है कि मैं क्षत्रिय हूं और क्षत्रिय होने पर गर्व है, और ये ऐसा वर्ग है जिसमें भगवान भी बार बार जन्म लेते हैं, एक बार नहीं बार बार लेते हैं। और उनकी इस बात को, क्षत्रियों की इस छाती ठोकने की बात को पूरी जनता ने समझा है और सब ने उनको वोट दिए, तब जाकर वो जीते ना। पिछली बार ही हरा रहे थे ये तो उनको, पिछली बार जो ये उनके साथ कर रहे थे, इस बार योगी जी के द्वारा इनके साथ हो गया है, अपने आप ही हो गया है। इस कारण से नाराज। अब ये रिजल्ट देख लो ना आप, यूपी हरियाणा राजस्थान में क्यों हैं? क्षत्रिय तो मध्य प्रदेश में भी रहते हैं, मध्य प्रदेश में कोई रिजल्ट नहीं है, जीरो रिजल्ट है, नहीं पहुंची वहां तक आग, क्योंकि वहां पर इतना सशक्त नेतृत्व नहीं पहुंच पाया। बात करना अलग होता है, नेतृत्व करना अलग होता है। नेतृत्व करने के लिए दिन रात पसीना बहाना पड़ता है, गला फाड़ना पड़ता है, जन जन के पास जाना पड़ता है। ये काम हमारी उत्तर प्रदेश के युवाओं की टीम, खासतौर से ठाकुर पूरण सिंह जी की जो टीम है, जो बहुत संजीदगी टीम तैयार हुई है, जिसमें हरियाणा से भी लोग हैं, उत्तर प्रदेश से भी लोग हैं और राजस्थान से भी लोग होंगे, और अब ठाकुर पूरण सिंह पूरे देश के अंदर निकलेंगे, ऐसा मैं उनसे आशा करता हूं। इसका श्रेय हमको सोशल मीडिया के जरिए पूरी तरह से इनके कान के अंदर बैठाना होगा कि वास्तविक स्थिति, वास्तविक मुद्दा न तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की कोई जीत है, जीत केवल मात्र इनको अनफॉर्चुनेटली या सही फॉर्चुनेटली मिली है, और वो जीत का कारण ये है हमें उसको वोट दिलाना था जो इनकी नाक तोड़ सके। वो कोई भी ले ले, कोई भी जिसने जहां जो मजबूत दिखा उसको दिलाया, हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। अब यही काम कांग्रेस के साथ भी होना है। अब हमने एक चीज देख ली, क्षत्रिय ने अंगड़ाई लेके बता दिया कि हम मरे नहीं हैं, और इसका परिणाम अब हमको अगले 5 साल के अंदर देना है। 5 साल के अंदर क्षत्रियों को इस तरीके से अपनी ताकत को बढ़ाना होगा कि पूरा देश समझ जाए कि हम अभी जीवित हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस बात को समझने का प्रयास करें। इसका श्रेय लोग बांटेंगे इधर उधर, लेकिन आप इस बात पे अड़े रहना कि 22 जनवरी और 23 मार्च के बीच केवल रूपाला की जबान और क्षत्रियों का आक्रोश है और कुछ नहीं है। जय रघुनाथ जी की।